नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू लिवर के लिवर से रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो क्रिएट हो सकते हैं। नंबर 1 है जॉन्डिस जो कि हमने पढ़ना है। नंबर 2 हेपेटाइटिस। नंबर 1 हम जॉन्डिस पढ़ेंगे, फिर हेपेटाइटिस पढ़ेंगे। तो जॉन्डिस है क्या? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा। स्किन का येलो हो जाना, म्यूकस मेम्ब्रेन का येलो हो जाना और स्क्लेरा का येलो हो जाना। ठीक है, स्किन अगर किसी पेशेंट में येलोइश कलर की तरफ जा रही है, या म्यूकस मेम्ब्रेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या है। हमारी पूरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है। तो ओरल कैविटी में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर येलोइश डिस्कलरेशन हो रही है। या स्क्लेरा हम कहते हैं आई का जो वाइट पार्ट होता है ना, वाइट पार्ट, ये क्या है? स्क्लेरा। तो इसका येलो हो जाना, इस चीज़ को हम कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस में क्या चीज़ें आती हैं? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा, इन 3 पार्ट्स का येलो हो जाना। ठीक है, ये होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में ऐसा होता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा येलोइश डिस्कलरेशन की तरफ जा रहे हैं? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड। ब्लड में बिलीरुबिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाने की वजह से। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। इट मीन्स हाइपर मतलब होता है इंक्रीज, बिलीरुबिन का, नीमिया मीन्स होता है ब्लड में। ठीक है, जिस वर्ड के लास्ट में अगर ईमिया आ जाए तो इसका मतलब है इन ब्लड। तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया मतलब बिलीरुबिन का इंक्रीज हो जाना ब्लड में। तो ये समझ आ गया। अब ये पढ़ते हैं कि बिलीरुबिन आ कहाँ से रहा है और क्यों ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, और इसके ज़्यादा होने की वजह से क्यों स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा येलो कलर के हो रहे हैं। तो सबसे पहले बिलीरुबिन बनता है आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन की वजह से। हमने पहले भी बात की है कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़। आफ्टर 120 डेज़ जो आरबीसीज हैं वो रप्चर हो जाते हैं। अच्छा, आरबीसीज में है क्या? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज में, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब आरबीसीज रप्चर होंगे तो इनमें से क्या रिलीज़ होगा? हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा। अब हीमोग्लोबिन पे बात करते हैं। हीमोग्लोबिन अगर इस नाम को ही हम देखें तो इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है हीम, एक आ रहा है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है पहले भी ग्लोबुलर प्रोटीन इस तरह से। तो ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है। तो आरबीसीज रप्चर हुए, हीमोग्लोबिन रिलीज़ हुआ। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होगा तो इसमें से मज़ीद क्या निकलेगा? एक तरफ ग्लोबिन निकलेगा और एक तरफ हीम निकलेगा। जो ग्लोबिन है, क्योंकि ये प्रोटीन है तो बॉडी इसको यूज़ कर लेगी डिफरेंट और चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बॉडी में यूज़ हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी में यूज़ हो जाएगा। अब जो हीम है, हीम में अगर हम देखें ना तो हीम में एक पार्ट होता है आयरन। हीम में आयरन होता है, तो एक तरफ हीम से आयरन निकल जाएगा और आयरन के अलावा जो पार्ट बचेगा हीम का वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन, फिर ये बिलीवर्डिन जाके कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन में। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये बात समझ सकेंगे आगे जाके कि क्यों बिलीरुबिन ज़्यादा हो रहा है ब्लड में। ठीक है, तो ये समझो पहले बिलीरुबिन का सोर्स क्या है। बिलीरुबिन आ कहाँ से रहा है? आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो जितना ज़्यादा आरबीसीज रप्चर होंगे उतना ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा। ठीक है, अब बॉडी क्या करती है? लिवर में ये बन रहा है, बॉडी इसको थ्रू बाइल एक्सक्रीट कर देती है। ये बाइल के साथ रिलीज़ होता है। हमने पढ़ा बाइल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या हैं? यही हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बाइल के थ्रू ये बिलीरुबिन लिवर से आ जाएगा गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब जब बाइल रिलीज़ होगा तो इनके साथ ये पिगमेंट्स भी रिलीज़ होंगे और ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए थ्रू एनस फीसिस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएंगे उसके साथ मिलकर। तो नॉर्मली क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट में आरबीसीज रप्चर हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं, और एक सर्टेन अमाउंट में ये बन रहा होता है तो बॉडी इसको ईजिली रिमूव कर देती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा बनने लग जाए
तो बॉडी की कैपेसिटी, जो बॉडी की एक्सक्रीशन की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो अब क्या होगा, अब ये बिलिरुबिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक्यूमुलेट होगा। किन पार्ट्स में एक्यूमुलेट होगा? स्किन में एक्यूमुलेट होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा होगा, स्क्लेरा में जमा होगा। और क्योंकि इसका कलर होता है येलो कलर, येलोइश ग्रीन कलर, तो जहाँ पे भी ये एक्यूमुलेट होगा ये उस जगह को भी कैसा कर देगा, येलोइश कर देगा। तो इसी वजह से जब बॉडी में बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जमा हो रहा है, तो इसी वजह से जब स्किन में ये एक्यूमुलेट होगा तो स्किन का कलर हमें येलोइश दिखना शुरू हो जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन भी येलोइश डिस्कलरेशन इसमें भी होगा, और स्क्लेरा भी हमें कैसे दिखेगा, येलो दिखेगा। तो ये समझ आ गया कि बिलिरुबिन बन कैसे रहा है और क्यों हमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा येलो कलर के दिख रहे हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है कि ब्लड में ज़्यादा क्यों हो रहा है बिलिरुबिन। ठीक है, नॉर्मल तो हमारी बॉडी इसको एक्सक्रीट कर देती है, लेकिन ये ज़्यादा कब होगा तो इसको हम समझते हैं। देखो इसके ये पार्ट समझ आ गया ना कि जब आरबीसीज रप्चर होंगे तो बिलिरुबिन बनेगा। अब अगर बॉडी में कोई ऐसी डिजीज़ हो कि जिसमें आरबीसीज रप्चर ज़्यादा हो रहे हों, ठीक है, आरबीसीज रप्चर ज़्यादा हो रहे हों, तो क्या होगा, ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, और ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा तो ब्लड में ज़्यादा बिलिरुबिन आएगा। बॉडी इतने ज़्यादा बिलिरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, तो फिर ये जमा होगा, एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से येलोइश डिस्कलरेशन होगी। तो एक कॉज इसका हमने पढ़ लिया, आरबीसीज का ज़्यादा रप्चर होना, कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसमें आरबीसी ज़्यादा रप्चर हो रहे हो। ठीक है, नंबर 2, अगर हमने देखा कि ये कहाँ पर बन रहा है, लिवर में, कहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, लिवर के ज़रिए एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, बाइल में आ रहा है। अब कुछ ऐसी डिजीज़ हो जाए कि जो लिवर है ये सही काम नहीं कर रहा हो, लिवर में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बिलिरुबिन बन रहा है वो सही से एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से भी बिलिरुबिन ज़्यादा होगा बॉडी में। तो ये हमने दूसरा कॉज पढ़ लिया। अच्छा, एक और भी क्या होता है, अब बिलिरुबिन गॉल ब्लैडर में तो आ गया, अब गॉल ब्लैडर से इसने पूरे डक्ट सिस्टम जो हमने पढ़ा था, कॉमन हेपेटिक डक्ट और तमाम सिस्टिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, इनसे होता हुआ इसने जाना है ना डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो अगर इन डक्ट का कोई इशू आ जाए, डक्ट में कहीं पे स्टोन आ जाए या कोई भी और कॉज हो जिसकी वजह से ये डक्ट से पास ना हो रहा हो, तो भी क्या होगा, पास नहीं हो रहा, एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ये ब्लड में बिल्डअप होगा, ब्लड में इसके लेवल ज़्यादा होंगे और फिर यही सारी चीज़ें होंगी। तो एक और हमने क्या पढ़ लिया कि गॉल ब्लैडर या पैनक्रियास से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो। अच्छा, पैनक्रियास का क्या रोल आता है, देखो हमने पढ़ा था कि जो डक्ट होती है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये आके पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो रही होती है इस तरह से ना। तो अगर पैनक्रियास को कोई इशू हो, यहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया फॉर एग्जांपल पैनक्रियास का, ठीक है, कोई कार्सिनोमा, कोई कैंसर है, तो भी क्या होगा, यहाँ पर एक मास बन रहा है, ये इसको ब्लॉक करेगा। तो पैनक्रियास का भी अगर कोई डिजीज़ होना, कोई प्रॉब्लम हो, तो इसकी वजह से भी डक्ट ब्लॉक होगी और यही होगा कि बिलिरुबिन बिल्डअप होगा ब्लड में और फिर एक्यूमुलेट होगा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा में। तो इस तरह से हमें फिर जॉन्डिस मिलेगा। अच्छा, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो कि जॉन्डिस कोई डिजीज़ नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है जॉन्डिस। यहाँ पर हमने कोई इसके सिम्टम्स और कोई ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं की, तो जॉन्डिस कोई डिजीज़ नहीं है। जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस एक सिम्टम है, डिफरेंट डिजीज़ के रिजल्ट में हमें सिम्टम मिलेगा जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस द सिम्टम हमें मिलेगा। कोई डिजीज़ हो आरबीसी से रिलेटेड, ठीक है, तो हमें सिम्टम में जॉन्डिस मिलेगा। कोई डिजीज़ हो लिवर से रिलेटेड, हेपेटाइटिस वगैरह भी हम आगे देखेंगे, तो उसके सिम्टम में हमें जॉन्डिस मिलेगा। कोई डिजीज़ हो गॉल ब्लैडर या पैनक्रियास से रिलेटेड, तो उसके सिम्टम में हमें जॉन्डिस मिलेगा। तो जॉन्डिस इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटो का वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसके लिए आता है, लिवर के लिए आता है। और आइटिस, आइटिस जिस वर्ड के लास्ट में आ जाए, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लिवर की इन्फ्लेमेशन। और जिस जगह पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर हमें 5 साइंस देखने को मिलते हैं। कौन सा 5 साइंस, वो जगह हमें रेड मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग टिश्यूज़। इसके अलावा उस जगह पर स्वेलिंग होगी, ठीक है, वो जगह हमें स्वेलन मिलेगी और वहाँ पर
पेन होगा, इसके अलावा वहाँ पर उस जगह का फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो जब भी जिस जगह की भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर 5 साइंस हमें मिलते हैं। तो जब लिवर की इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक है। अब लिवर की इन्फ्लेमेशन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लिवर की इन्फ्लेमेशन करवाती हैं, जिसमें नंबर 1 है वायरल इन्फेक्शंस, जो कि हमारे सेटअप में मोस्ट कॉमन है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, डी वायरस, ई वायरस, ये हेपेटाइटिस वायरसेस हैं जो कि लिवर की इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्या है, वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स भी ऐसी हैं जो कि लिवर की इन्फ्लेमेशन करवाती हैं, लिवर को हार्म करती हैं, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि जो ड्रग्स हम लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर हो रहा होता है, लिवर में ही हो रहा होता है। और कुछ टॉक्सिन्स, अगर कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी में आ गए तो टॉक्सिन की डिटॉक्सिफिकेशन भी कहाँ होती है, लिवर में होती है। तो ये टॉक्सिन्स लिवर को हार्म कर सकते हैं और वहाँ पर उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। इसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल को भी डिटॉक्सिफाई कौन करता है, लिवर करता है। तो अल्कोहल भी लिवर को इन्फ्लेम कर सकता है। और लास्ट ऑटो इम्यून के बॉडी के कुछ सेल्स, जो इम्यून सेल्स हैं वो अपनी बॉडी के ही सेल्स को हार्म करने लग जाएं। बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो लिवर के सेल्स को ही हार्म करने लग जाएं और लिवर की इन्फ्लेमेशन कॉज कर दें, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करवा दें। तो ये हमने कुछ कॉजेज़ पढ़ लिए लिवर की इन्फ्लेमेशन के, हेपेटाइटिस के। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सिम्टम्स क्या होंगे हेपेटाइटिस के। सिम्टम्स कॉजेज़ पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि कॉज क्या है, किस वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है। जो जनरली सिम्टम्स आते हैं वो है फटीग, के थकावट महसूस होना, एब्डोमिनल पेन। हमने बात की है ना कि जो जगह इन्फ्लेम्ड होगी वहाँ पर पेन होगा, तो लिवर कहाँ पर है, एब्डोमेन में है, तो एब्डोमेन पेनफुल हो जाएगा। स्पेशली कौन सा रीजन एब्डोमेन का, अपर राइट पार्ट, जहाँ पर लिवर है, ठीक है, अपर राइट पार्ट। तो एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी इसमें आ सकते हैं। और है डार्क यूरिन, पेल स्टूल्स और पेल स्किन। डार्क यूरिन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो लिवर इन्फ्लेम्ड है। लिवर का काम होता है बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करना, लिवर का फंक्शन लॉस हो रहा है, लिवर बिलिरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा सही से। तो बिलिरुबिन कहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, कहाँ पर इसके लेवल्स ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लड में ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब ब्लड में क्योंकि बिलिरुबिन बिल्डअप हो रहा है, तो ये बिलिरुबिन कहाँ से एक्सक्रीट होगा, यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो कहाँ से हो रहा है, यूरिन से हो रहा है। पेल स्टूल्स, पेल स्टूल्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बिलिरुबिन नहीं आ रहा है। स्टूल्स को कलर देने में बिलिरुबिन का इंपॉर्टेंट रोल है। अब बिलिरुबिन अगर एक्सक्रीट नहीं हो रहा लिवर के थ्रू, बाइल के थ्रू, तो स्टूल में बिलिरुबिन नहीं है, जिसकी वजह से स्टूल का कलर कैसे, पेल स्टूल्स हैं। इसके बाद पेल स्किन। देखो इनिशियली जब हेपेटाइटिस होगा ना तो हमें जॉन्डिस वाले सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकोजा एंड स्क्लेरा। लेकिन बाद में जाके जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा हेपेटाइटिस, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होंगे, हेपेटाइटिस बी और सी जैसे कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, जो हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन होते हैं ना। तो अब क्या हो रहा है, लिवर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, लिवर का फंक्शन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लिवर का काम होता है आयरन की मेटाबॉलिज्म में। अब आयरन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही बॉडी में, आयरन नहीं है तो बॉडी में आरबीसीज नहीं बन पा रहा है, आरबीसीज नहीं बनेंगे तो फिर स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, पेल होना शुरू हो जाएगा। स्किन का कलर पेल होने में और येलोइश डिस्कलरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पेल इज़ नॉट येलोइश डिस्कलरेशन। येलोइश डिस्कलरेशन होती है बिलिरुबिन के एक्यूमुलेट होने से, जबकि पेल का मतलब होता है कलर ना होना। जैसे जिन पेशेंट्स में HB हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है उनकी स्किन पेल होती है, ठीक है, उनकी स्किन का जो कलर, एक नॉर्मल जो स्किन कलर होता है वो लॉस हो रहा होता है। तो ये हमें सिम्टम्स मिलेंगे हेपेटाइटिस के केस में। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होगी, डिपेंड करता है कॉज क्या है। अगर वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस, डी वायरस, ई वायरस, ये अक्यूट इन्फेक्शंस हैं, ये खुद ही ठीक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रीटमेंट चलती है। तो इस तरह से वायरल इन्फेक्शंस को हम ट्रीट करेंगे।
इसके बाद है ड्रग्स और टॉक्सिन्स। अगर ड्रग और टॉक्सिन्स हैं कोई भी, तो उसको हम ड्रग को स्टॉप करेंगे, टॉक्सिन को लेना बंद करेंगे, अल्कोहल का यूज़ ख़त्म करेंगे और ऑटो इम्यून का फिर उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट होगी। तो यहाँ पर हमारा लिवर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ एसेसरी ग्लैंड्स में लास्ट हमने पढ़ना है पैनक्रियाज, नंबर 3 है, ठीक है। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 हमने पढ़ा लिवर, नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं पैनक्रियाज। अच्छा, अब पैनक्रियाज का रोल तो हमने पूरा पढ़ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब उसको हम एज अ ग्लैंड डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उससे सिक्रीशन निकल रही है, तमाम चीज़ें। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे, और इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम। देखो, जब ड्यूडेनम आगे कंटिन्यू होते हैं तो इस तरह से कर्व बनाता है, सी शेप कर्व। इस कर्व में पैनक्रियाज मौजूद होता है, सही है, इस तरह से। तो हमने इसकी लोकेशन पे बात कर ली। इसकी लेंथ होती है 12 to 15 सेंटीमीटर्स। अब पैनक्रियाज का फंक्शन हमने पढ़ा, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन में ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस और एंडोक्राइन में ये सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंडोक्राइन फंक्शन में आते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ होते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस है ये एक्सोक्राइन में आता है, ये डक्ट सिस्टम के थ्रू रिलीज़ होगा। अच्छा, अब पैनक्रियाज में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये पैनक्रियाज है, इसमें स्मॉल लॉब्यूल्स हैं। इन लॉब्यूल्स की सिक्रीशन ड्रेन होती है बाय स्मॉल डक्ट्स। फिर ये स्मॉल डक्ट्स मिलके लार्ज डक्ट्स बनाते हैं और लार्ज डक्ट फिर इवेंचुअली पैनक्रियाटिक डक्ट में ड्रेन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक लॉब्यूल है, ठीक है। इस लॉब्यूल को ये स्मॉल डक्ट्स ड्रेन कर रही हैं, ये स्मॉल डक्ट्स कंबाइन होकर एक लार्ज डक्ट बन गई। फिर ये लार्ज डक्ट्स जो है ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, ये वाली मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, इसमें ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है। ये एक लॉब्यूल को ये डक्ट ड्रेन कर रही है। इस तरह से तमाम लॉब्यूल्स ड्रेन होंगे इनटू मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, सही है। अच्छा, अब पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पर ड्रेन होगी, ड्यूडेनम में, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन कहाँ पर आती है, ड्यूडेनम में आती है। लेकिन ड्यूडेनम में एंटर होने से पहले पैनक्रियाटिक डक्ट कंबाइन हो जाएगी कॉमन बाइल डक्ट से। कॉमन बाइल डक्ट ऊपर से आ रही है बाइल लेकर, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये दोनों डक्ट्स कंबाइन हो जाएंगी और एक सिंगल डक्ट फॉर्म कर लेगी। ये जो पार्ट है डक्ट का थोड़ा सा डायलेटेड होता है, इसे हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। डायलेटेड है, इसे हम कहेंगे एम्प्यूला। हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, क्योंकि ये हिपैटिक मतलब लिवर के सिक्रीशन ला रहा है और पैनक्रियाज के सिक्रीशन ला रहा है, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला है, इसमें एक स्फिंक्टर होता है जो कि इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब ये एम्प्यूला ड्यूडेनम में एंटर हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये ड्यूडेनम है, यहाँ पर ये एम्प्यूला है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये ऊपर कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा। ये स्फिंक्टर क्या करेगा, जो डक्ट की सिक्रीशन है इसको कंट्रोल करेगा। इसको हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर, हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या ओडाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है और हमारा एसिडिक ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है डिसऑर्डर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।